यूसीसी है अगला कदम, क्योंकि 370, 3 तलाक, नागरिकता कानून संशोधन, वक्फ का काम पूरा हो चुका है। तो अब जब बाकी सारे वादे पूरे हो चुके हैं तो क्या अगला कदम यूसीसी होगा? हालांकि प्रधानमंत्री ने तो साफ संकेत दे दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर जयंती के दिन अपने बड़े कदम से सबको खबरदार कर दिया। प्रधानमंत्री ने वक्फ कानून बनने के बाद देश भर में हो रही बहस के बीच पहली बार सार्वजनिक तौर पर बयान दिया, जहां प्रधानमंत्री ने एक साथ 2 तीर चलाए हैं। वक्फ कानून के होते विरोध पर विपक्ष को सीधा जवाब दिया है तो मुस्लिमों का हितैषी बनने की सियासत में कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं, बच्चों का भला होना चाहिए था और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बनाकर के जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती है। जो मुस्लिम नागरिक अभी देश में कई जगहों पर काली पट्टी बांधकर विरोध करने से लेकर दूसरे जरिए से वक्फ कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, उस विरोध के बीच देश में सबसे ज्यादा धर्म के आधार पर मुस्लिम नागरिक की गरीबी के लिए कांग्रेस के तुष्टीकरण को कटघरे में डालकर एक चुनौती प्रधानमंत्री ने दे दी है। अब जब देश में डॉक्टर BR अम्बेडकर को उनकी जयंती पर याद किया जा रहा था, उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हीं अम्बेडकर की समान नागरिक संहिता को बनाने की बात याद दिला दी है। अब साफ है कि प्रधानमंत्री का अगला कदम पूरे देश में समान नागरिक संहिता को लाना है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका कर्णवाल और आप देख रहे हैं जी भारत। देश में वक्फ कानून को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे दायर हो रहे हैं, हिंसा की जा रही है। ऐसा लगता है जैसे एक कानून में परिवर्तन क्या हुआ, सारा विरोधी पक्ष बौखला गया। अब ये भी सोचने वाली बात है कि जब यूसीसी लाया जाएगा तो ये लोग तो सह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि फिर तो मनमानी पर रोक लग जाएगी। जैसे अभी मनमर्जी से संपत्ति हड़पना रुका है, यूसीसी आया तो गिनती 4 से 1 हो सकती है, क्योंकि सभी को इसके नियम तो मानने ही होंगे। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी की लागू होने के बाद ड्यूअल मैरिज और हलाला जैसी प्रथाएं भी बंद हो जाएंगी। अगर कोई कपल एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहेगा तो उसके लिए भी उसे रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 14 अप्रैल को हरियाणा में कहा, जब जब कांग्रेस को सत्ता का संकट दिखा, उन्होंने संविधान को कुचल दिया। संविधान की भावना है कि सबके लिए एक जैसी नागरिक संहिता हो, जिसे मैं सेक्युलर सिविल कोड कहता हूं। कांग्रेस ने इसे कभी लागू नहीं किया। उत्तराखंड में भाजपा सरकार आने के बाद सेक्युलर सिविल कोड डंके की चोट पर लागू हुआ। संविधान को जेब में लेकर बैठे कांग्रेस के लोग उसका विरोध कर रहे हैं। पहले जान लीजिए यूसीसी क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है एक समान नागरिक संहिता। ये एक ऐसा कानून है जो देश के सभी नागरिकों पर लागू होता है, चाहे उनका धर्म या समुदाय कुछ भी हो। ये कानून व्यक्तिगत मामले जैसे शादी, तलाक, गोद लेना, विरासत आदि से जुड़े सभी मामलों में एक समान नियम लागू करता है। भारत में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं और उन सभी के अपने अपने पर्सनल लॉ हैं। उदाहरण के लिए हिंदू विवाह अधिनियम हिंदुओं के लिए विवाह से संबंधित मामलों को नियंत्रित करता है, जबकि मुस्लिम विवाह अधिनियम मुसलमानों से संबंधित मामलों को नियंत्रित करता है। यूसीसी का उद्देश्य इन सभी अलग अलग कानूनों को एक कानून में मिलाकर देश में एक समान कानूनी व्यवस्था लाना है। कई सारे दल और प्रदर्शनकर्ता अंबेडकर जयंती पर संविधान हाथों में लिए घूम रहे थे, लेकिन क्या वास्तव में इनका विश्वास है संविधान में? क्योंकि बाबा साहेब ने जो कहा था वो तो ये लोग मानते नहीं हैं। ऐसे में जान लीजिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नुकसान क्या है। धार्मिक समुदायों का प्रतिरोध होगा। भारत में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन को विभिन्न धार्मिक समुदाय के विरोध का सामना करना पड़ सकता है, जिन्हें डर है कि ये उनके व्यक्तिगत कानूनों और धार्मिक परंपराओं को कमजोर कर देगा। खैर, ये विरोध की बात तो नई नहीं है। जब BR अम्बेडकर ने इस नागरिक संहिता की बात की थी तब भी उन्हें विरोध सहना पड़ा था। पहले हम डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा परिकल्पित समान नागरिक संहिता को समझ लेते हैं। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। यह अनुच्छेद 44 में कहा गया है, जो राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के तहत हमारे संविधान के भाग 4 में निहित 16 अनुच्छेदों, अनुच्छेद 36 से 51 तक में से है। अनुच्छेद 44 को संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा अनुच्छेद 35 के प्रारूप के रूप में 23 नवंबर 1948 को पेश किया गया था और उसी दिन इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया था।
हालांकि चर्चा के दौरान कुछ मुस्लिम सदस्यों ने संशोधन पेश किए कि इसमें कुछ प्रावधान जोड़े जाने चाहिए, जैसे कि बशर्ते कि कोई भी समूह, वर्ग या समुदाय या लोग अपने निजी कानून को छोड़ने के लिए बाध्य ना हो। अगर उनके पास ऐसा कोई कानून है और ये कि किसी भी समुदाय के निजी कानून को जिसकी गारंटी कानून द्वारा दी गई है, समुदाय की पूर्ण स्वीकृति के बिना नहीं बदला जाएगा। इन संशोधनों पर पूरे दिन चर्चा हुई। B.R. अम्बेडकर ने अपने जवाब में कहा, मुझे डर है कि मैं इस अनुच्छेद में जो संशोधन पेश किए गए हैं उन्हें स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे मित्र श्री हुसैन इमाम ने संशोधनों का समर्थन करते हुए पूछा कि क्या इतने विशाल देश के लिए एक समान कानून संहिता होना संभव और वांछनीय है। अब मुझे ये स्वीकार करना चाहिए कि मैं उस कथन से बहुत आश्चर्यचकित था। इसका सीधा सा कारण ये है कि हमारे देश में मानवीय संबंधों के लगभग हर पहलू को कवर करने वाली एक समान कानून संहिता है। हमारे पास पूरे देश में एक समान और पूर्ण आपराधिक संहिता है जो दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता में निहित है। हमारे पास संपत्ति के हस्तांतरण का कानून है जो संपत्ति संबंधों से संबंधित है और जो पूरे देश में लागू है। फिर प्रक्राम्य लिखित अधिनियम है और मैं ऐसे असंख्य अधिनियमों का हवाला दे सकता हूं जो साबित करेंगे कि इस देश में व्यवहारिक रूप से एक नागरिक संहिता है जो अपनी सामग्री में एक समान है और पूरे देश में लागू है। B.R. अम्बेडकर जो कहना चाहते थे वो ये कि जब इतने सारे नियम और कानून पूरे देश में एक साथ लागू हैं तो एक जैसी नागरिक संहिता क्यों नहीं हो सकती। आपको एक केस याद होगा, मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम, जिसे आमतौर पर शाहबानो केस के नाम से जाना जाता है। भारत में एक विवादास्पद भरण पोषण मुकदमा था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक पीड़ित तलाकशुदा मुस्लिम महिला को भरण पोषण प्रदान करने के पक्ष में फैसला सुनाया था। 1985 में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश Y.V. चंद्रचूड़ ने शाहबानो मामले में इसी तरह के विचार व्यक्त किए थे। ये एक मुस्लिम तलाकशुदा महिला शाहबानो बेगम के बारे में था। उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण पोषण के लिए आवेदन किया था। इस पर उनके पक्ष में फैसला सुनाया गया। मुख्य न्यायाधीश Y.V. चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण पोषण के लिए एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला द्वारा दायर आवेदन से उत्पन्न ये अपील एक सीधा मुद्दा उठाती है जो न केवल मुस्लिम महिलाओं के लिए सामान्य हित का है बल्कि उन सभी लोगों के लिए है जो पुरुषों और महिलाओं का एक समान समाज बनाने की आकांक्षा रखते हैं। अपीलकर्ता जो पेशे से वकील थे शादीशुदा थे। शादी से 2 बेटियां पैदा हुई। 1975 में अपीलकर्ता मोहम्मद अहमद खान ने प्रतिवादी शाहबानो बेगम को वैवाहिक घर से निकाल दिया। अप्रैल 1978 में प्रतिवादी शाहबानो बेगम ने इंदौर के विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में CRPC की धारा 125 के तहत अपीलकर्ता मोहम्मद अहमद खान के खिलाफ याचिका दायर की जिसमें 500 रुपये प्रति माह की दर से भरण पोषण की मांग की गई। 6 नवंबर 1978 को अपीलकर्ता मोहम्मद अहमद खान ने प्रतिवादी को अपरिवर्तनीय तलाक देकर तलाक दे दिया। शाहबानो की भरण पोषण की याचिका पर उनका बचाव ये था कि उनके द्वारा दिए गए तलाक के कारण वो उनकी पत्नी नहीं रह गई थी। अगस्त 1979 में विद्वान मजिस्ट्रेट ने मोहम्मद अहमद खान को निर्देश दिया कि वो भरण पोषण के रूप में शाहबानो बेगम को 25 रुपये प्रति माह की राजसी राशि का भुगतान करें। ये उल्लेख किया जा सकता है कि शाहबानो बेगम ने आरोप लगाया था कि मोहम्मद अहमद खान प्रतिवर्ष लगभग 60,000 रुपये की पेशेवर आय अर्जित करते हैं। जुलाई 1980 में शाहबानो बेगम द्वारा दायर एक पुनरीक्षण आवेदन में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भरण पोषण की राशि बढ़ाकर करीब 180 रुपये प्रति माह कर दी। न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाते समय विवाह एवं परिवार विधि आयोग की रिपोर्ट की ओर ध्यान आकर्षित किया जिसे पाकिस्तान सरकार ने 4 अगस्त 1955 के एक प्रस्ताव द्वारा नियुक्त किया था जिसमें कहा गया था कि बड़ी संख्या में मध्यम आयु वर्ग की महिलाओं को बिना किसी कारण के तलाक दिया जा रहा है। उन्हें बिना सिर पर छत के और अपने तथा अपने बच्चों के भरण पोषण किसी साधन के बिना सड़कों पर नहीं फेंका जाना चाहिए।
न्यायालय ने कहा कि इन कारणों से हम अपील को खारिज करते हैं और फैसले की पुष्टि करते हैं। अपीलकर्ता प्रतिवादी को अपील की लागत का भुगतान करेगा, जिसकी राशि 10,000 रुपए निर्धारित करते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट टिप्पणियों को दरकिनार करते हुए और विद्वानों और मुस्लिम महिलाओं के बहुमत सहित मुस्लिम समुदाय के एक बड़े हिस्से के विरोध को खारिज करते हुए प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने तथाकथित मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 को लागू किया, जिसने इस फैसले को पूरी तरह से पलट दिया। इस तरह उन्होंने महिलाओं के सम्मान और लैंगिक समानता की जड़ पर प्रहार किया, जबकि इस यूसीसी की आवश्यकता को सब जानते हैं और समझते भी हैं। चौधरी हैदर हुसैन और बॉम्बे उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश MC छागला जैसे प्रख्यात मुस्लिम न्यायविदों ने भी अनुच्छेद 44 का दृढ़ता से समर्थन किया था। जयपुर उच्च न्यायालय के एक प्रख्यात वकील M रफीक ने लॉ जनरल 1980 में यूसीसी का एक कानूनी दृष्टिकोण शीर्षक के अंतर्गत यूसीसी के शीघ्र कार्यान्वयन की जोरदार वकालत की थी तथा निष्कर्ष रूप में पूछा कि क्या हमें मध्य युग में वापस जाना चाहिए, जब महिलाओं को एक जीवित संपत्ति के रूप में माना जाता था। यूसीसी को लागू करना ही डॉक्टर BR अम्बेडकर की इच्छाओं को पूरा करना होगा। अब तक जब भी कोई कानून या कोई आर्टिकल संशोधित किया जाता है, विपक्ष उसमें राजनीति जरूर करता है और जिस वर्ग को इतने सालों से फायदा नहीं मिल सका, उसके हितों को उसे समझाने की जगह उसे बरगलाता रहता है। आजाद भारत का एक राज्य है उत्तराखंड, जिसमें 27 जनवरी 2025 से यूसीसी लागू हो चुका है। आजाद भारत का एक राज्य है उत्तराखंड, जिसमें 27 जनवरी 2025 से यूसीसी लागू हो चुका है। आजाद भारत से पहले गोवा में यूसीसी, उत्तराखंड गोवा के बाद पहला राज्य बना जहां यूसीसी लागू है। भले ही गोवा में पहले से ही यूसीसी लागू है, लेकिन वहां इसे पुर्तगाली सिविल कोड के तहत लागू किया गया था। उत्तराखंड आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य है और ऐसा नहीं है कि वहां रह रहे लोग किसी प्रकार से परेशान हुए हों। यूसीसी की वजह से आप भी जान लीजिए कि उत्तराखंड में क्या क्या बदलाव हुए। यूसीसी लागू होने के बाद शादी का 6 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाएगा। पंजीकरण न कराने पर अधिकतम 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। साथ ही सरकारी सुविधाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें 26 मार्च 2010 से पहले की शादियों की रजिस्ट्रेशन कराने की छूट दी गई है। किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय के लिए तलाक का एक समान कानून होगा। संपत्ति में बेटा बेटी को बराबर का अधिकार मिलेगा। जायज और नाजायज बच्चों में भी कोई भेद नहीं होगा। हर धर्म और जाति की लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल होगी। सभी धर्मों में बच्चा गोद लेने का अधिकार मिलेगा। दूसरे धर्म का बच्चा गोद नहीं ले सकते। उत्तराखंड में हलाला जैसी प्रथा बंद हो जाएगी। एक पति और पत्नी के जीवित होने पर दूसरा विवाह करना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। जायदाद में लड़के और लड़कियों की बराबरी की हिस्सेदारी होगी। लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। लिव इन रिलेशनशिप वालों की उम्र 18 और 21 साल से कम हो तो माता पिता की सहमति लेनी होगी। लिव इन से पैदा होने वाले बच्चे को शादीशुदा जोड़े के बच्चों की तरह अधिकार मिलेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड से शेड्यूल ट्राइब को बाहर रखा गया है। केंद्र सरकार जिस गति से और दृढ़ निश्चय से अपना मैनिफेस्टो पूरा करती जा रही है, जल्द ही ये सारे बदलाव हम पूरे देश में देखने को मिल सकते हैं। और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जी भारत।